चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है, आपको याद करना पड़ेगा। निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है? तो आप देख लो, निम्न में से कौन एक सोल का उदाहरण है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़। तो कीचड़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सोल में जो डिस्पर्स फेज होता है वो होता है ठोस, और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो होता है द्रव। निम्नलिखित में से किसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये वाटर को कहा जाता है, जल को कहा जाता है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर विलयन की घुलनशीलता। अब देखो, विलयन तो है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन कौन सा? ऐसा सॉल्यूशन जो ठोस और द्रव से बना है। तो ठोस और द्रव वाला विलयन है, सॉल्यूशन है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, घुलनशीलता होगी, ये बढ़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने पर। तो बढ़ती है, इसका राइट आंसर है। जैसे मान लो कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को तो सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो मान लो कोई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन संतृप्त है, सैचुरेटेड है। अब हमने कर दिया इस टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री हमने बढ़ा दिया। तो अब तक क्या था कि ये सैचुरेटेड था, इसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता था, लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो अब इसमें और सॉल्यूट घुल सकता है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड हो गया। तो अनसैचुरेटेड हो गया यानी इसमें और सॉल्यूट घुलेगा। फिर एक टाइम आएगा, ये इस टेम्परेचर पर भी क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। उस समय जो अमाउंट होगा सॉल्यूट का, हम लोग बोलेंगे इस विलयन का सॉल्युबिलिटी, उस अमाउंट को। तो क्या हो जाएगा? इसका जो सॉल्युबिलिटी होगा ये बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। बट कौन से विलयन का? ठोस और द्रव वाले का, जैसे कि चीनी पानी का, नमक पानी का, इस सब का। किसी द्रव में ताप को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर घुलनशीलता क्या होगा? लेकिन इस बार पूछा है कौन सा विलयन है? द्रव में गैस, यानी द्रव हो गया हमारा सॉल्वेंट और गैस हो गया हमारा सॉल्यूट। तो जब विलयन द्रव और गैस वाली हो, वैसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो घुलनशीलता है वो घटती है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है दाब। दाब बढ़ाने पर विलयन जो कि ठोस द्रव वाला है, तो इसकी जो विलायता है या फिर घुलनशीलता या फिर सॉल्युबिलिटी, ये क्या होगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर विलयन ठोस द्रव का है। लेकिन अगर विलयन द्रव गैस का है तब घुलनशीलता दाब बढ़ाने के साथ बढ़ती है। निम्न में से किसे वास्तविक विलयन कहा जा सकता है? वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन को, जो हम लोगों ने अभी देखा था सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन, वो उसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चीनी पानी का घोल क्या हो जाएगा? ये ट्रू सॉल्यूशन। सांद्रित विलयन यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में विलय की मात्रा विलायक से या फिर के डैश होती है। क्या बोला है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो कंसंट्रेट कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सॉल्वेंट से ज़्यादा है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 1 लीटर हमारे पास पानी है, 2 बीकर मैंने ले लिया, 2 बीकर, दोनों में क्या है? 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर में पानी में मैंने डाल दिया यहाँ 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी डाल दिया, और यहाँ 1 लीटर में मैंने डाल दिया 2 ग्राम चीनी या फिर 5 ग्राम चीनी। तो देखो दोनों केस में जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट से कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, यानी कि इसमें मीठापन ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा मीठा लगेगा, तो हम बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड है। लेकिन इसमें मीठापन ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है, तो हम बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो जो विलय की मात्रा है वो अधिक होती है। यहाँ आप इसको काट दो पूरा, ये गलत क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे कि सांद्रित विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलायक से अधिक नहीं होगा, विलायक से अधिक नहीं होता। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कैसे कंसंट्रेटेड होता है और कैसे नहीं होता है।
यहाँ सिंपली ये लिखो कि अधिक होता है, विलायक से अधिक नहीं होगा। डैश वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलने से बनते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। बचपन से आपने डेफिनेशन को रटा हुआ होगा। और यौगिक साथ में तत्व ये प्योर होते हैं, प्योर मैटर होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मिश्रण ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता कितनी होगी। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, दो बताया, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऊपर जाएगा सॉल्यूट का मास दोनों ही केसेस में। तो सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। 36 ग्राम क्या है, NaCl। तो मैंने यहाँ डाल दिया 36 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा, सोल्यूशन का मास या फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम। हमें मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मास डालेंगे। तो 100 ग्राम जल बोला है, तो जल क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, हमें चाहिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास ऐड होता है। तो 100 ग्राम प्लस 36 ग्राम और गुने में 100। तो ये 36, ये 136 और ये गुने में 100। सॉल्व करो इसको, आंसर लगभग में 26% आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। तो पहली बात तो यहाँ इस रासायनिक को कट कर दो, यहाँ कर दो भौतिक। सवाल में यहाँ भौतिक होना चाहिए था, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज होना चाहिए था। अब देखो, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पुराना पदार्थ का बस रंग रूप चेंज हो जाता है, अवस्था चेंज हो जाता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो नया पदार्थ बना है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसका कंपोजिशन चेंज हो जाना। भले ही बर्फ सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लेकिन दोनों ही सूरतों में, दोनों ही केसेस में, चाहे वो बर्फ था चाहे पानी था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 का ही होता है। तो ना तो कंपोजिशन चेंज हुआ, ना ही नया पदार्थ बना, बस अवस्था चेंज हो गया, फिजिकली देखने में चेंज हो गया वो। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये बिल्कुल सत्य है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। जैसे ठोस से मैंने द्रव बना दिया, फिर से द्रव से क्या कर सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। तो यानी कि ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था, जो फेज चेंज हो गया और इसे वापस उसी फेज में लाया जा सकता है। तो ये अस्थायी होता है, ये बिल्कुल सही है। अवस्था में परिवर्तन इसका एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। जो अवस्था में परिवर्तन होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद इस परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता, ये गलत है। इस परिवर्तन को, भौतिक परिवर्तन को आराम से उल्टा किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी बना दिया ठंडा करके, फिर से पानी से बर्फ बना दो, तो हो गया उल्टा, क्योंकि यह भौतिक परिवर्तन था। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। हम जल में नमक घुला सकते हैं, पानी को वाष्प में बदल करके वापस नमक प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। और मोमबत्ती का जलना, यह भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होता है, क्योंकि मोमबत्ती जो होता है, ये मान लो ये मोमबत्ती अगर जल रहा है, तो ये जो वैक्स होता है, ये आप देखते होंगे कि पिघलता है। पहले ठोस होता है, पिघल करके, पहले सॉलिड होता है, ठोस होता है, पिघल करके लिक्विड होता है और फिर से सॉलिड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। लेकिन कुछ वैक्स इस फ्लेम के साथ, इस फ्लेम के कारण कुछ वैक्स जल उठता है, ठीक है। तो जो वैक्स जल गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। वैक्स का यहाँ से जलना केमिकल चेंज, और जो वैक्स है वो सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड में बनना, ये हो गया फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। बोला है कि शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो शुद्ध पदार्थ कौन होता है। एक तो होता है एलिमेंट, आप ऐसे ही याद रखो, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ये दोनों ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो देख लो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, वो हो जाएगा शुद्ध पदार्थ। जो नहीं होगा वो होगा अशुद्ध पदार्थ। तो बर्फ यानी कि H2O सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। लोहा यानी कि आयरन एक एलिमेंट है,
यानी कि ये शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, यौगिक है, तो ये भी हो जाएगा हमारा शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर। वायु, एयर, ये क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, इसमें वाटर वेपर भी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इम्प्योर मैटर है। निम्नलिखित में से कौन एक विलियन नहीं है? कौन एक विलियन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है? हवा। हवा एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि ये तो सॉल्यूशन है। समुद्री जल भी सॉल्यूशन है। सोडा जल, ये भी है। मिट्टी ये विलियन नहीं है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण होता है। मिश्रण में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कंपोनेंट्स जगह जगह पे चेंज होता है। कहीं पे वो कंपोनेंट्स कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा होगा, कहीं पे कुछ कंपोनेंट्स वही कंपोनेंट्स कम होगा, तो ये होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो खून यौगिक नहीं है, खून मिक्सचर है। मीथेन CH4 ये यौगिक है। टीन यानी कि SN ये यौगिक नहीं, ये तत्व है। और साबुन ये भी क्या है, यौगिक नहीं है। यौगिक इसमें सिर्फ एक ही है, वो है मीथेन। मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? टिंडल इफेक्ट को कौन नहीं दिखाएगा? दूध दिखाएगा, स्टार्च दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलियन ये ट्रू विलियन है, वास्तविक सोल्यूशन है, और जो विलियन होता है या फिर वास्तविक विलियन होता है वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुहासा ये कोलॉइड है, ये भी दिखाएगा।